तो आज से हम लोग क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। और साथ में सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी प्लस केस स्टडीज हम इस पूरी क्लासेस में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो इस पूरे चैप्टर 1 से लेकर 12 तक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इसका मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस तरह से उसे कैरेक्टरिस्टिक में हमने डिवाइड किया, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। तो इस पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में भी आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की इस क्लास में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th, जो बच्चे 2026 का एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। और इस पूरी क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक सभी चीज़ों को कवर करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी और केस स्टडी, इन सब पे भी आपका ध्यान पूरा फोकस देंगे। और आपको साथ में मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे हम केस स्टडीज़ को डिस्कशन करेंगे टॉपिक के साथ साथ, जिससे आपको ईजिली अंडरस्टेबल चैप्टर समझ में आ जाए। इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वन शॉट टाइप से वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग इसके कुछ पार्ट्स बनाएंगे, जैसे 1 2 3, जितने भी कंफर्टेबली पार्ट बनेंगे, यानी जिसमें आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 2026 एग्जाम्स के लिए, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हेलो, माय नेम इज़ अरन एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 12 हैं। आप चाहें तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं यहाँ उसको लिख लीजिएगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 2 3 16 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे, फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग 14 मार्क्स का, फिर स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पार्ट ए जो है वो आपको 50 मार्क्स की देखने को मिलेगी। उसी तरह से पार्ट बी के 2 चैप्टर 15 मार्क्स के, और पार्ट बी के अगेन 2 चैप्टर्स 15 मार्क्स। देन 50 + 30 = 80, एंड रिमेनिंग 20 इज़ फॉर प्रैक्टिकल, यानी जो आप बोर्ड की फाइल बनाएंगे। और हाँ, इस पूरी क्लास में मैं आपको प्रोजेक्ट में भी हेल्प करूँगा। आपके जो भी प्रोजेक्ट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरा 2026 का बोर्ड का पैटर्न है जो आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की देखने को मिलेगी। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से 16 में से चैप्टर 1 2 3 कितने कितने नंबर का आता है, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको ये बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर का जो 25-26 यानी जो आप पेपर देने जा रहे हैं, उसमें आपको 32 मार्क्स का पेपर 40% रहता है। उसके बाद 24 मार्क्स जो होते हैं वो आपके थोड़े से अप्लाई वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, और उसके बाद 24 मार्क्स का यानी 30% आपका कौन सा बनता है, एवेल्युएटिंग, जिसको हम बोलते हैं केस स्टडीज़। ठीक है, तो ये पूरा डिफ़िकल्ट लेवल रहेगा आपका, मतलब डिफ़िकल्ट, एवरेज, हर तीनों, पूरे पेपर को तीनों पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, डिफ़िकल्ट, एवरेज और ईजी। ठीक है, तो EAD बोल लीजिए या जैसा आपको ठीक लगे वैसा इसको आप देख सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन करूं, क्या मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट ना सिर्फ बड़ी बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, मैनेजमेंट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होता है। इवन कहीं पे प्रॉफिट की बात भी नहीं हो रही होगी ना, वहाँ भी आपका मैनेजमेंट लगेगा। जैसे हम घरों की बात करें, हमारी मदर, हमारे फादर, कैसे पैसे आए तो कैसे उसको यूटिलाइज़ करेंगे, मदर आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, तो ये सब छोटे छोटे पार्ट्स भी मैनेजमेंट होते हैं। इवन इंक्लूडिंग हम और आप भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। हम डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या पहनेंगे,
आज हम क्या खाएंगे, आज हम कहाँ जाएंगे, कितना टाइम किसको देंगे, कितना टाइम इसको देंगे। तो दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो हर जगह आपको देखने को मिलता है। अगर थियोरेटिकल के हिसाब से बात करें तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है कि इस क्लास 11 में हम बिजनेस स्टडीज़ के बहुत से फॉर्म्स पढ़ के आए, अब उनको कैसे मैनेज करेंगे वो पढ़ेंगे। तो कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को रातों रात अचीव नहीं कर पाता, वो उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट उसको चाहिए, तो जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। आपको लगता है जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो बाय चांस और बाय लक खड़े हो गए? जी नहीं, उसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट का यूज़ हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क सक्सेसफुली विदाउट मैनेजमेंट। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, चाहे वो बिग हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, तो हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर होता ही होता है। ठीक है, इवन अ हाउस वाइफ नीड अ मैनेज। जैसे मैंने आपको बताया, एक हाउस वाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है घर, एक स्टूडेंट को मैनेज करने पड़ते हैं अपने स्टडीज़, मतलब इकोनॉमिक्स में कितना टाइम देंगे, बिजनेस में कितना टाइम देंगे, अकाउंट्स में कितना टाइम देंगे, और फिजिकल में। तो ये सब आपका एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अगर सिंपल से वर्ड्स में समझें तो गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, अ पर्सन हैज़ एबिलिटी टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर इज कंसिडर्ड एज अ गुड मैनेजर। जो इंसान अपने काम को किसी और से तरीके से करा सकता है, जैसे एक मैनेजर का काम होता है, तो एक अच्छा मैनेजर वो क्या बन सकता है, वो ईजिली बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखें तो HCL है, शिव नादर, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी, तो ये सब एक सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं। इनके वजह से, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से हम लोगों ने और इन लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा अचीव किया है। तो मैनेजमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये आप लिख सकते हैं, इसके बिना आप मैनेजमेंट को अचीव नहीं कर सकते हैं। चाहे आपका बिजनेस कैसा हो, चाहे आपका बिजनेस स्मॉल हो, चाहे आपका बिजनेस बिग हो, चाहे आपका बिजनेस हो ही ना, ठीक है, इवन आप NGO भी चला रहे हैं, तो इन सब में मैनेजमेंट की हेल्प लगती ही लगती है। और अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आप ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बिज़नेस में देखने को मिलेगी। अगर ये सब आपके बिज़नेस में हो रहा है, आपके बिज़नेस में ग्रोथ हो रही है, आपके बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है, सर्वाइवल हो रहा है, तो इसका मतलब आप एक अच्छे मैनेजर पे, एक अच्छे मैनेजमेंट की तरह काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आए मैनेजमेंट के, जो उन्होंने मीनिंग अलग अलग अपने अपने तरीके से बताया। जैसे मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। इसको प्रोसेस बताया, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट में कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, ये आपके चैप्टर्स के नेम भी है, मैं आपको बता देता हूँ, और ये आपको याद करने हैं और सीक्वेंस में याद करने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ये आपके चैप्टर भी हैं। अगर मैं आपको चैप्टर की बात करूं तो ये जो है चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 6 है, ये चैप्टर नंबर 7 है और ये चैप्टर नंबर 8 है। तो ये पूरी पूरी डेफिनेशन अभी हम केवल और केवल पूरे पूरे चैप्टर्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले अगर आप मैनेजमेंट अच्छा करना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसको स्टाफ बुलाना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। तो ये होता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इसको बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा। एक नोटबुक वगैरह लेके रखिए, बैठिए अपने साथ, जिससे आपको चीज़ें और जो समझ में आ रही हैं आप उसे लिखते चले जाएं, जो समझ में नहीं आ रही हैं उसे भी एक साइड में लिखें और मुझसे बाद में पूछें। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको हाथों हाथ ये भी बता देता हूँ कि ये 2026 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता क्या है? कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। आपने काम को कंप्लीट कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कितना पैसा लगा। कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। टू कंट्रोल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डूइंग द राइट टास्क। अब देखो, इसमें मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या है ये दोनों चीज़ें। एक A है, एक B है, एक A बंदा है और एक B बंदा है। ठीक है, इन दोनों को 100 कंप्यूटर्स बनाने का टारगेट मिला। ठीक है, और बोला गया आपको 10 लाख रुपीज़ के अंदर और 30 डेज यानी 1 महीने के अंदर आपको कंप्यूटर्स बनाने हैं। ठीक है,
जो ए था उसने क्या करा, 100 कंप्यूटर्स बना लिए, प्लस जो पैसा इसे 10 लाख दिया था इससे ज़्यादा इन्हें लगा दिया, 11 लाख लगा दिया, और प्लस टाइम इनने 30 डेज ही लगाया। ठीक है, अब ऐसे ही बी था, बी ने 100 कंप्यूटर्स बना लिए, प्लस 9 लाख रुपए का खर्चा किया और 29 डेज में ही इसको कवर कर दिया इन्होंने। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आपका जो टारगेट था वो क्या था, टारगेट था 100 कंप्यूटर्स, ठीक है, जिसके आपको 1 मंथ आपको मिला था और 10 लाख रुपीज़ आपको मिले थे। पूरा प्रोजेक्ट था ये इतना। ठीक, अब क्या हुआ, एक था ए ने क्या करा, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, इनने काम तो 30 दिन में पूरा कर दिया, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। अब इनने कहा कि कॉस्ट ज़्यादा लगा दी, टू अचीव द रिजल्ट, इन्हें रिजल्ट भी अचीव कर लिया और सही काम भी करा। तो इस कैटेगरी में ए जो है वो किस कैटेगरी में आया, वो आया आपका इफ़ेक्टिवनेस की कैटेगरी में, जिसने काम भी पूरा कर लिया, पैसा और समय सब लगा दिया। अब एक बंदा है एफिशिएंसी क्या होता है, कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। इसने पैसा ज़्यादा लगाया, इसने 1 लाख रुपए इनके क्या कर दिए और सेव कर दिए। ठीक है, टू कॉन्डक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन्हें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे ध्यान दिया, यानी कम पैसे में ज़्यादा काम किया, और डूइंग द टास्क इन राइट वे, काम इनने भी सही तरीके से करा, लेकिन इनने काम को सही करने का तरीका ढूंढ लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एफिशिएंसी। तो आप मुझे अब बताइए कि कौन सा बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है, ऑब्वियसली एफिशिएंसी। तो हर काम को करने का एक तरीका होता है। 2 लोग हैं, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, लेकिन दोनों के काम को करने का तरीका अलग है, और किसके काम को करने का तरीका बेहतर है वो क्या है, एफिशिएंसी। तो आप देखिए, आप अपने काम में इफेक्टिवनेस लेके आएंगे या आप अपने काम में एफिशिएंसी लेके आएंगे। तो आपको ये याद रखना है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये आपको केस स्टडीज़ के फॉर्म में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। प्रोसेस आपको समझ में आ गया, मैंने आपको बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके प्रोसेस हो गए। इफेक्टिवनेस का मतलब आपको समझ में आ गया और एफिशिएंसी का मतलब आपको समझ में। इफेक्टिवनेस भी काम करना होता है, एफिशिएंसी भी काम करना होता है, लेकिन एफिशिएंसी मतलब होता है काम को सही तरीके से करना। समझ में आ गई बात, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताया मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक और मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के कैरेक्टर और मैनेजमेंट के फीचर्स। तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताया मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल विच इज़ एम टू अचीव। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक टारगेट डिसाइड करती है, टारगेट सेट करती है। जैसे आपका टारगेट है 2026 एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना, तो जब तक आपके पास आपका टारगेट नहीं होगा ना, आप गोल नहीं बना सकते। ठीक है, गोल आपका क्या है, अच्छे नंबर लाना, टारगेट भी अच्छे नंबर लाना। तो यहाँ पे यही आपको बता रहा है, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल विद एम टू अचीव। उसको अचीव कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, द फंक्शंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, तो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट, यानी गोल। आपका गोल क्या है, इस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या करा, कंपनी ने क्या करा, अच्छा मैनेजमेंट लगाया। जब अच्छा मैनेजमेंट लगाया तो ये जो आपका टारगेट था, जैसे 100 कंप्यूटर्स बनाने वाला टारगेट था, वो ईजिली क्या हो गया, अचीव हो गया। तो सबसे पहले अगर आप अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई टारगेट, कोई गोल होना चाहिए। समझ में आ गई बात। सेकेंड है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब क्या होता है, लिख लो आप चाहो तो। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। क्या मैनेजमेंट केवल भारत में लग रहा है, क्या मैनेजमेंट केवल रिलायंस लगा रहा है, क्या मैनेजमेंट केवल टाटा लगा रहा है, क्या मैनेजमेंट केवल यूएस लगा रहा है, क्या मैनेजमेंट केवल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लगा रही है, क्या मैनेजमेंट केवल बड़ी बड़ी बिजनेस लगा रही है, जी नहीं। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव, यानी हर जगह है। मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप मतलब चाहे वो बिग हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो कोई भी लेवल हो। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बिग स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, हर तरह के बिजनेस में मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, थर्ड है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप 26 लिख सकते हैं या आपको देखने को बोर्ड्स में मिल सकता है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, परवेसिव हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशनल कुछ फंक्शन होते हैं, एक होता है वर्क, एक होता है पीपल और एक होता है ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है। तो वर्क में हमें देखने को मिलता है मैनेजमेंट इज अ वर्क। वर्क क्या होता है, ध्यान से सुनेगा।
हर इंसान का, हर बिजनेस का अपना अपना काम होता है। जैसे वर्क मीन द मेन टास्क, वर्क का मतलब होता है टास्क, आपका काम क्या है, आप काम क्या करेंगे, ठीक है, आपका टास्क क्या है। ऑफ पर्पस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप, किस चीज़ के लिए आपने अपना बिजनेस सेटअप किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने इंडस्ट्री लगाई, हो सकता है आपने फिनिश गुड्स बनाने के लिए लगाए, आपने हॉस्पिटल खोला, आपने क्यों खोला, आपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए खोला, आपने स्कूल खोला, आपने क्यों खोला, आपने खोला स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए। तो हुआ काम। वर्क मीन्स द मेन टास्क ऑफ पर्पस, इनका मेन टास्क क्या है, इंडस्ट्रीज़ का फिनिश गुड्स बनाना, हॉस्पिटल का लोगों को ट्रीट करना, स्कूल्स का स्कूल में स्टूडेंट्स को गाइड करना, एजुकेट करना। देखो, तो मेन पर्पस ऑफ स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया। हॉस्पिटल का काम है हेल्थ, सर्विस का काम है, इंडस्ट्री का काम है सर्विस देना, मैन्युफैक्चरिंग करना। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब किस पर्पसफुली आपने इस काम को किया है, तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब इन सबको करने के लिए लोगों की भी तो जरूरत पड़ेगी भाई। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है पीपल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन द मोर इंपॉर्टेंट एसेट्स। यहाँ पे ये लाइन को ना अंडरलाइन कर लेना भाई। क्या कह रहे हैं, जो लोग हैं वो किसी भी बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। ये कभी प्रैक्टिकल में पूछ ले तो इंपॉर्टेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है। आपने सपोज करो आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग खोल दी, ठीक है, बट उसमें लोग ही नहीं होंगे काम करने वाले, तो क्या बिल्डिंग चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। जैसे एक स्कूल, आपका स्कूल है ABC और एक XYZ स्कूल है। अब क्या हुआ, आपके स्कूल में पढ़ाई, आपके स्कूल की बिल्डिंग और ABC XYZ की बिल्डिंग दोनों की सेम है, ठीक है, थोड़ी अलग हो गई है लेकिन सेम है मानो, ठीक है, दोनों की बिल्डिंग सेम है, बट इनका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, आपका रिजल्ट, आपके स्कूल का रिजल्ट डाउनफॉल में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे पीपल हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो क्या होंगे, आपके स्कूल के कंपैरिजन में बहुत अच्छे होंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स कौन है, एसेट्स का मतलब वहाँ के फर्नीचर, एसेट्स का मतलब वहाँ की बिल्डिंग नहीं है, एसेट्स का मतलब है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग, पीपल। अगर लोग अच्छे होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ग्रो करेगी। इस बात को हमेशा याद रखना। तो यहाँ यही बात आपको बता रहा है कि मेक श्योर हैप्पीली वर्किंग टूवर्ड्स अचीवमेंट होना चाहिए, लोग जो आपके काम करें वो इफेक्टिव होने चाहिए, उनकी वीकनेस रिलेवेंट होनी चाहिए। मैनेजमेंट मेक श्योर करे कि जो भी लोग काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत अच्छे से और बहुत ही दिल से काम कर रहे हैं। अगर वो खुश नहीं होंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी अच्छा नहीं करेंगे, और जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं होगा, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लॉस की कंडीशन में चली जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। थर्ड है, आपको वर्क समझ में आ गया, आपको पीपल समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करता है, ठीक है। ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटी प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या है आपको काम को करने का, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका साइकिल क्या है। बाइंग इनपुट, सबसे पहले आपने इनपुट खरीदा, उसको हमने सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, सेमी फिनिश गुड्स से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स के उसको मार्केट में लेके गए, मार्केट में होलसेलर के पास लेके गए, रिटेलर के पास, कस्टमर के पास। तो ये होता है ऑपरेशन साइकिल, मतलब जिस पर्पस के लिए आप काम को कर रहे हैं और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी हो रही हैं, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन रिफर्स टू द एक्टिविटी प्रोडक्शन साइकिल। जैसे मैंने आपको ये समझाया, ये पूरी लाइन आपको इससे समझ में आ जाएगी। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट द मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यहाँ पे प्लानिंग भी लग रहा है, ऑर्गेनाइजिंग भी लग रहा है, स्टाफिंग भी लग रहा है, डायरेक्टिंग भी लग रहा है, कंट्रोलिंग भी लग रहा है, यहाँ पे सब कुछ लग रहा है, ठीक है। तो डिसाइड व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, ये सब काम किस में होता है, ऑपरेशन में होता है। तो आपको वर्क समझ में आ गया, आपको पीपल समझ में आ गया और आपको ऑपरेशन समझ में आ गया। ये तीनों पॉइंट मिला के बनते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे और इन्होंने अच्छे समझाया आपको। वर्क में है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। मैनेज पीपल, स्टाफ, देखो हाँ, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग किसका पार्ट है, वर्क का। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग किसका पार्ट है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का। और प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज जो मैंने आपको यहाँ समझाया है किसका पार्ट है, ऑपरेशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या ऐसा होता है एक दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया, एक दिन मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया और जिंदगी भर वही मैनेजमेंट चलेगा? भाई दिस इज इम्पॉसिबल।
क्योंकि जो वर्ड है ना, ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है। यहाँ पे मिनटों में चीज़ें बदल जाती हैं, तो मिनटों में चीज़ें बदल जाएंगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा मैनेजमेंट रखना पड़ेगा और अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। यही पॉइंट है, आपको ये समझा रहा है कि मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब एक साथ परफॉर्म होते हैं। समटाइम दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर परफॉर्म ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन। ऑन गोइंग मतलब हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो दिस इज अ मैनेजमेंट ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्या मैनेजमेंट इतना बड़ा बिजनेस अकेले चल जाएगा? नहीं, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी भाई। जब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो टीम बनेगी, जब टीम बनेगी तो उनमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? तो मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग इन मैनेजरल एक्टिविटीज़। ईच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रोल, हर किसी का अपना अपना काम है। जैसे प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन करने का है, सेल्स का काम सेल्स करने का है, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग करने का, आईटी का काम आईटी देखने का है, आईबी का काम आईबी का है, फाइनेंस का काम फाइनेंस देखने का है। तो इतने सारे लोग हैं, उनको मैनेज भी तो करना है। ये एक ग्रुप में कैसे काम करेंगे? क्योंकि एंड में इन सब का टारगेट एक ही है, क्या, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराना। जब ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तभी तो इन्हें प्रॉफिट होगा, तभी तो इनकी सैलरी बढ़ेंगी। तो ये इसीलिए बहुत बेहतर तरीके से काम को करते हैं। तो यही है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। समझ में आ गई बात? चलिए, नेक्स्ट है मैनेजमेंट है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो वर्ड है ना, वो ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है। ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है, मतलब आप सोच रहे हो कि कल मैं मार्केट में कोई अच्छी सी चीज़ लॉन्च करूँगा, पता लगा कि इकोनॉमिक कंडीशन बदल गई। इसको याद कर लो, PESTL। PESTL क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल और टेक्निकल। मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये क्या होते हैं? एक तो होता है डायनामिक फंक्शन, इसको बोलते हैं। P होता है पॉलिटिकल, E होता है इकोनॉमिकल, S होता है सोशल, T होता है टेक्निकल, L होता है लीगल। तो ये सारे डायमेंशन हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ये चैप्टर 3 में पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन। क्या मैनेजमेंट आप होता हुआ देख सकते हो? आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट हो रहा है? सोचो, आपको कैसे पता लगेगा आपका बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है? टेंजिबल मतलब अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है जब आपको ग्रोथ होगी, जब आपको प्रॉफिट होगा, जब आपका बिजनेस अच्छे से सर्वाइव करने लगेगा, जब आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस खुलेंगी, जब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे। अब आपको लगेगा कि हाँ भाई, अब मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम को कर रहा है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? आई होप फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गए, ठीक। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मैनेजमेंट के सिंपल से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, एक होता है सोशल और एक होता है पर्सनल, ठीक। अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सर्वाइवल, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है ग्रोथ। ये मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके से समझाता हूँ। देखिए, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? एक बच्चा बॉर्न हुआ, ठीक है, एक बच्चा छोटा सा बॉर्न हुआ, अब ऑब्वियसली छोटा सा ही बॉर्न होगा, ठीक है। एक बच्चा छोटा सा बॉर्न हुआ, ऐसा तो नहीं है वो एकदम से बड़ा हो जाएगा भाई, उसको सर्वाइव करेंगे पहले। सर्वाइव मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो ऐसे ही आपको बिजनेस को सबसे पहले सर्वाइव करना पड़ता है। आप चाहेंगे एकदम से मेरी ग्रोथ हो जाए, एकदम से मुझे माल बिकने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सर्वाइवल सबसे पहला स्टेप क्या होता है बिजनेस और बिजनेस को सेटअप करने के बाद? सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है? द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्योंकि यार इस दुनिया में ना इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, आप नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो और मार्केट में सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब सर्वाइव हो गया, अब चलो ठीक है भाई, 6 महीने हमें प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ, हमने सर्वाइव कर लिया। अब 7वें महीने से हमने प्रॉफिट कमाना शुरू करा, तो प्रॉफिट सेकंड पार्ट है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है किसी बिजनेस का? याद रखना, सेकंड स्टेप होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। भाई अब प्रॉफिट तो हो तभी तो बिजनेस ज़्यादा लंबे, चलो 6 महीने तक तो हमने अपने लोगों को सैलरी दे दी, अब कैसे देंगे? तो प्रॉफिट एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद है ग्रोथ। थर्ड स्टेप क्या होता है? ग्रोथ। चलो अब प्रॉफिट हमें स्टार्ट हो गया, अब हम ग्रो करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले दुकान खोली, एक छोटी सी दुकान खोली, ठीक है, हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने और थोड़ा सा उसे एक्सपेंड किया। अब प्रॉफिट हुआ, ग्रोथ हुई। ग्रोथ कैसे पता लगेगी? जब आपने 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, जब सर्वाइवल कर रहे थे तो एक इंसान के साथ, एक आप थे और एक आपका हेल्पर था। जब थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो आपने एक आप थे,
एक आपने और बढ़ाया, एक आपने और बढ़ाया। जब आपको ग्रोथ होने लगी तो आपने 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाए, 3 बढ़ाए, 4 बढ़ाए, 5 बढ़ाए, 6 बढ़ाए, 7 बढ़ाए, तो आपने कितने सारे लोग कर लिए। तो दिस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी सबसे पहले हम सर्वाइव करेंगे, फिर प्रॉफिट की बात करेंगे, फिर ग्रोथ की बात करेंगे। अब कैसे करेंगे ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब ग्रोथ कैसे पता लगेगी आपको? ग्रोथ पता लगेगी जब आपकी सेल बढ़ेगी, जब आपके नंबर ऑफ़ ब्रांचेस बढ़ेंगे, जब आपके नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बढ़ेंगे, जब आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, जब आपके नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस बढ़ेंगी। और ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है एक अच्छे मैनेजमेंट से। समझ में आई बात? एक अच्छे मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है कि आपको सर्वाइवल हो, आपको प्रॉफिट हो और आपको ग्रोथ हो। ये दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट एंड इंटेंजिबल, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस में? सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये कह रहा है बिजनेस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई बिजनेस जो आप कर रहे हो ना, एक जगह पे कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, लोगों के साथ कर रहे हो। भले ही आप प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन पहले आप कोशिश करोगे समाज को कुछ अच्छा देने की। समझ में आई बात? ठीक है, अब क्या है इसमें, आप प्रॉफिट कमाओ लेकिन एक जेन्युइन प्रॉफिट कमाओ। जैसे सोसाइटी के लिए आप अच्छा क्या कर सकते हो? जैसे टाटा है, टाटा बिजनेस करता है, लेकिन टाटा सोसाइटी के लिए बहुत करता है। कितने चैरिटी करता है, कितने फ्री में हॉस्पिटल खोल रखे हैं, कितना कैंसर का इलाज कराता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप अपने क्या करो, इट रिसोर्सेज सोसाइटी, इट अर्न फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो लोग हैं उनके लिए काम करो, उनसे काम करो। ठीक है, जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करो, जैसे पॉलीथीन बैन करो, आपका जो प्लास्टिक वाला बैग है उसको बैन करो, पेपर बैग यूज़ करो, घर से थैले लेके जाओ। कैसे सिविक एक्टिविटीज़ करो एंड इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ाओ। अपना प्रॉफिट तो कमाओ लेकिन इकोनॉमी के लिए अच्छा करो। एनजीओ गवर्नमेंट के साथ मिलकर सोसाइटी के लिए कुछ करो। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचो और रीजनेबल प्राइसेस में बेचो। ठीक है, तो ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी अपने प्रॉफिट में तो आप कमा रहे हो, लेकिन अपने प्रॉफिट के साथ साथ समाज के लिए भी हम कुछ ना कुछ चैरिटी करें। चैरिटी का मतलब इन्हें फ्री में बांटें, लेकिन इतना भी ना कमाएं यार कि हम 100 रुपये की चीज़ को लाख रुपये में बेच रहे हैं। ऐसा भी लोग करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। ठीक है, हमारा बिजनेस अभी सेटअप हो रहा है। ठीक, थर्ड है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच लिया, पर्सनल सोशल के लिए सोचते, अब भाई अपने लिए भी तो कुछ सोचेंगे। तो क्या है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में? पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका एक अच्छा स्किल होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है मेड अप पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों से बनती है। अभी हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स क्या ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ से लोग। वी हैव ऑलरेडी पर्सनली वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ जो काम करेगा ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह का है भैया, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, कहीं हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे एमएनसी है तो यूएस का भी है, इंडिया, तो हर जगह के लोग काम करते हैं। ठीक है, वो हमारे सोसाइटी के पार्ट हैं और हमारे बिजनेस के भी पार्ट हो गए। अब उनको अभी आपका ध्यान रखना है। कैसे? उनको अच्छी सैलरी दो, उनका समय समय पे प्रमोशन करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनका डेवलपमेंट करो, रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, उनकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके कलीग्स आपस में सोशल नीड्स फुलफिल करो। जैसे आपने देखा है कुछ कंपनीज होती हैं समय समय पे गेट टुगेदर कराती रहती हैं, पार्टीज ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। ठीक है, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन ये नहीं है कि बस ऐसे ही बस बिजनेस सेटअप कर दिया और काम चल रहा है। अच्छा बिजनेस सेटअप, अच्छी जगह उनको सेटअप करो। ठीक है, तो यही है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ मैंने आपको समझा दिया। सोशल ऑब्जेक्टिव में इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे वुमेन के लिए आपने क्या करा, कुछ रिजर्वेशन रख दिया, क्वालिटी प्रोडक्ट, एनजीओ गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया, इकोनॉमिक वेल्थ करी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सैलरी अच्छी दी, अच्छे वर्किंग कंडीशन दिए, पी रिकॉग्नाइजेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हमने बात करी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड हमने बात करी इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, थर्ड हमने बात करी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की इस क्लास में हमने 4 टॉपिक्स को कवर करा और आई होप आपको ये टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं इस क्लास की सेकंड वीडियो में, सेकंड क्लास में, जिसमें आपको हम बात करेंगे और कंटिन्यूस चैप्टर को करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ डाउट पूछ सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।